नमस्ते, मेरा नाम निशित कुमार है। मैंने ईपीएफओ यूपीएससी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईओ के रिक्रूटमेंट टेस्ट में 120 रैंक से सिलेक्ट हुआ हूँ। बेसिकली मैं बिहार राज्य के सहरसा ज़िले का रहने वाला हूँ और स्कूलिंग 12th तक की स्कूलिंग मैंने सहरसा से करने के बाद ग्रेजुएशन मैंने IIT BHU वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में किया है। 2015 में पास आउट हुआ था मैं। उसके बाद फिर कॉलेज के थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ और मैंने सोचा भी कि मुझे क्या करना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो मेरा ओवरऑल ओरिएंटेशन था, पैशन था, उसके बेसिस पे मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करनी थी। और मोर और लेस मैंने थर्ड ईयर के अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर से थोड़ी बहुत NCERT पढ़नी चालू कर दी थी। उसके बाद 2015 के पास आउट होने के बाद मैं दिल्ली आया। उसके बाद मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करनी चालू की। पहले शुरुआत के 2016 से 2019 तक 4 अटैम्प्ट दिए हैं मैंने यूपीएससी के। चारों बार प्री निकल गया था, मेंस नहीं निकला एक बार भी। जब मेंस नहीं निकला लगातार फोर्थ अटैम्प्ट में भी, तब मैंने थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए मेनली, कि मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कि मतलब मेहनत कर रहा हूँ मैं फिर भी लेकिन मेंस नहीं निकल रहा है, सारी चीज़ें कर जो भी बोला जाता है, जो भी स्ट्रैटेजी सब कुछ सही है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए और एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। और इसी बीच ये ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आया था, 2020 में आया ये इसका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। तो मैंने ये भी इसको भी भर दिया था फॉर्म को एज ए प्लान बी, बैकअप के लिए, कि हाँ एक जॉब लगना चाहिए। साल हो गया है, 4 साल 5 साल हो गया, अब तो 7 साल हो गया है एक तरह से मेरे ग्रेजुएशन का। तो ओवरऑल जो जर्नी रही है वो स्ट्रगल भी है, उसमें कुछ सक्सेस मिले हैं, कुछ फेलियर मिले हैं। और उसके अलावा अभी ईपीएफओ हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक जॉब मिला है। और इस बार भी मैं 2022 का भी मेंस में सिविल सर्विसेज का मेंस में दे रहा हूँ। इसके अलावा और आगे भी कुछ एग्ज़ाम, जो भी स्टेट पीसीएस के भी कुछ एग्ज़ाम में दूंगा। अभी फ़िलहाल ये ईपीएफओ में सेलेक्ट हुआ हूँ। उसके अलावा दूसरा रिटन एग्ज़ाम के टिप्स। रिटन एग्ज़ाम, ईपीएफओ के रिटन एग्ज़ाम में दो टेस्ट होता है, एक रिक्रूटमेंट टेस्ट रिटन और दूसरा इंटरव्यू। 75-25 का वेटेज है। या आप लोग रिक्रूटमेंट में अलग अलग चीज़ें हो सकती है, आप लोग को ये पता ही होगा। जो रिक्रूटमेंट टेस्ट था, रिटन एग्ज़ाम, उसमें जो सिलेबस था, उस सिलेबस में 3-4 चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी सिलेबस था वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज से टैली कर रहा था। पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, और बाकी 4 चीज़ें जो थी वो थी अकाउंटिंग, सोशल सिक्योरिटी की भी स्कीम्स पूछते हैं मेनली। तो वो सिविल सर्विस के इंटरव्यू के दौरान आपको मोर और लेस प्रिपेयर हो जाता है। तीसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज। इसमें सिविल सर्विसेज जितना पढ़ते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है हमें, लेबर लॉज के बारे में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में भी। कुछ स्टैटिक पार्ट भी होते हैं जो कि कम ही पूछते हैं वैसे, लेकिन उसको पढ़ना तो होता ही है उसको। और उसके अलावा इंग्लिश, क्वांट्स और कंप्यूटर नॉलेज कम क्वेश्चन होते हैं। क्वांट्स की पढ़ाई अगर जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उसको क्वांट्स में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा अकाउंटिंग, पहला जो 4 पार्ट है, जो 4 नए पार्ट है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। अकाउंटिंग की मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो बता देता हूँ आपको, कि अकाउंटिंग में सबसे पहले मैंने NCERT उठाया था। NCERT का 11th वाली जो NCERT है उसमें बेसिक अकाउंटिंग शुरुआत होती है वहाँ से, तो वो मैंने पढ़ा था। उसके बाद 12th के कुछ चैप्टर्स पढ़े थे मैंने, और ये दोनों चैप्टर्स जो मैं पढ़ रहा था तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं बार बार रेफ़र करता था, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कंसाइनमेंट अकाउंट के कुछ क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड मैंने देख लिया कि NCERT में कहीं है। अगर NCERT में चैप्टर नहीं है तो उसको मैं नेट से पढ़ लिया। दूसरा, जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग के सवाल पूछे थे, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के जो चैप्टर हैं वो मैंने पढ़ लिया। उसके अलावा जो 11th की जो NCERT है वो मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ अकाउंटिंग की, क्योंकि उसमें बेसिक्स दिए हुए हैं सारे, वो आपको पढ़ना ही होगा अगर किसी में ईपीएफओ के एग्ज़ाम की खास बात अगर करी जाए तो। उसके अलावा अगर जो कुछ चीज़ें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थे और जो NCERT में नहीं दिए हुए थे उसको मैं इंटरनेट से, और कुछ PDF वीडियो भी मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे या इंटरनेट पे, आपको मिल जाएंगे उससे रिलेटेड PDF, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। आपको बेस NCERT को ही बनाना है अकाउंटिंग के लिए। बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है सारी चीज़ें और उसी से पूछा भी जाता है। इस बार का 2020 का
जो नोटिफिकेशन था उस पर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अकाउंटिंग बहुत ईजी पूछा गया था, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। दूसरा सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मेनली स्कीम्स पूछते हैं, सोशल सिक्योरिटी की जितनी भी स्कीम्स हैं, फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर, फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो आपको स्कीम्स पे पकड़ होनी चाहिए। दूसरा कि उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप, जैसे मैंने अकाउंटिंग में एनसीईआरटी को बेस बोला था, उसी तरीके से आपको ओवरऑल पूरे प्रिपरेशन के दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ईपीएफओ के बार बार ये रेगुलर एग्जाम होता नहीं है। 2017 में हुआ था, 2020 में 22 में हुआ है, 21 में हुआ है सॉरी। तो उन दोनों को आपको उन दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी है लिखा हुआ सारी चीज़ें, वो सारे क्वेश्चंस के आगे की चीज़ें, उसकी कुछ पीछे की चीज़ें, बैकग्राउंड की चीज़ें, वो दोनों आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। वही एक सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है कि वो हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या पढ़ना है, बहुत रेगुलर एग्जाम नहीं हो रहा है, तो बार बार आपको मटेरियल भी नहीं है उस हिसाब से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी में जैसे कि वांट्स एक पूछा था 2017 में, तो उस वांट्स से रिलेटेड किसी एक सोशल साइंटिस्ट थे, उसका वांट्स था, मैं भूल गया उसका नाम। तो उस वांट से रिलेटेड कि और भी अगर कोई साइंटिस्ट दिए हैं कोई वांट्स से रिलेटेड कि हाँ भाई सोशल सिक्योरिटी इन प्रॉब्लम्स में दिया जाना चाहिए, तो वो सब उनको स्टैटिक पार्ट को मैं रिवाइज कर रहा था, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तो मैं देख ही रहा था जितने भी हैं। तीसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज में जब हम लोग दे रहे थे रिक्रूटमेंट टेस्ट, उस टाइम लेबर कोड आ गया था। तो लेबर कोड आने की वजह से थोड़ी चीज़ें आसान हो गई थी कि हम लोग कंपेयर कर पा रहे थे कि 4 लेबर कोड है, उसमें 29 सेंट्रल लेबर लॉज सब्स्यूम्ड हुए हैं। तो उस जो भी 29 लेबर लॉज हैं उसका स्ट्रक्चर और स्केलेटन पार्ट जो है, पूरा ब्रॉड स्ट्रक्चर, उसको पढ़ लो, वो जितने भी लेबर लॉज है, क्योंकि लेबर कोड जो है वो इन्फोर्स नहीं हुआ था, तो पूछने के चांस है कि पुराने जो लेबर लॉज हैं उसी से रिलेटेड पूछेंगे, और लेबर कोड से भी पूछा जा सकता है। लेबर कोड से हालांकि पूछा नहीं, पर हमें प्रिपरेशन करने में आसान हो गया कि क्या पढ़ना चाहिए हमें लेबर लॉ से रिलेटेड। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी उसके स्टैटिक पार्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन के, अप्रोचेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन एक पूछा था 2017 में सवाल, तो एक उसमें एक अप्रोच पूछा था, ऐसे टोटल 5 या 6 अप्रोच हैं, तो 5 या 6 अप्रोच को आप प्रिपेयर कर लो। आप 2020 में भी अगर जो 2020 के रिक्रूटमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी अगर ऐसा कुछ अगर पूछा जा रहा है, अगर कोई स्टैटिक पार्ट अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन से आया है अगर, तो वो उसके आगे की चीज़ें और पीछे की चीज़ें आप पढ़ सकते हो। और बाकी इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मोरलेस लेबर लॉज ही मेनली है पढ़ने की चीज़ें, कुछ माइन्यूट डिटेल होते हैं, याद करने की चीज़ें होती है, वो आप याद कर सकते हो। जैसे कि हमारे में पूछा गया था कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में जो है ग्रेच्युटी कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं, ब्रॉड बॉडी चीज़ें पूछते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। और बाकी तो जो इसके अलावा क्वांट्स है, क्वांट्स आपको जो भी नॉर्मल एसएससी सीजीएल लेवल का क्वांट्स लेवल तो नहीं, लेकिन उस सिलेबस से रिलेटेड जो होते हैं सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो भी होता है। सिविल सर्विस की तैयारी अगर कर रहे हो तो आप सीसैट भी आपका प्रिपेयर है, तो एक तरह से आप ईपीएफओ के लिए तैयार हो आप, या ईपीएफओ से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, ईपीएफसी का एग्ज़ाम बोला जा रहा है कि आने वाला है आगे, तो उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। इंग्लिश एक पार्ट आता है जो कि शुरुआत के क्वेश्चन 1 to 20 जो है वो इंग्लिश के होते हैं, वो कंपलसरी है, सेक्शन ए उसको बोलते हैं, सेक्शन बी में ये सारी चीज़ें हैं। तो इंग्लिश जो है वो आपका सिविल सर्विस सीसैट से आप किया जा सकता है, थोड़ी बहुत कॉम्प्रिहेंशन जी वाली चीज़ें, और बाकी बहुत ही आसान था, ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था इंग्लिश वाली जो चार चीज़ें थी। तो इंग्लिश की चीज़ें आप दूसरे से कोचिंग मटेरियल से रेफ़र कर सकते हो कि हाँ क्या क्या उसमें आ सकता है। वर्ब्स पढ़ाते तो वो है बिल्कुल एकदम जो ग्रामर की तरह जो स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना हो सके। पूरा ओवरऑल रिक्रूटमेंट टेस्ट का एक वो भी एक जैसे एनसीईआरटी बेस है अकाउंटिंग के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस है, उसी तरीके से आपको एमसीक्यू जितने हो सकते हैं वो सॉल्व करो, हर टॉपिक से रिलेटेड जितना हो सकता है। मोबाइल पे ऑनलाइन ऑफलाइन, मोबाइल होने की ऑनलाइन बेस्ड होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। कभी भी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करते गए, उसको फिर देख लिए आगे, तो उससे आपको जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसमें आपको ये पक्का आप मान के चलो कि आपको मैक्सिमम 60 to 70% जो है आपको पता होगा कि हाँ ये एग्जैक्ट आंसर, ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इससे ऊपर जाते हैं कि मुझे एग्जैक्ट सारे 70% या 80% लोग क्वेश्चन का जो है आंसर पता है। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होना है जिसमें कि आपको नहीं पता है क्वेश्चन, लेकिन आप 4 ऑप्शन को देख के और फिर थोड़ा कुछ लॉजिक लगा के एलिमिनेट कर पा रहे हो आप। और इंट्यूशन भी तभी आती है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सारी चीज़ों को यूज़ करके आपको जो क्वेश्चन नहीं पता है तब भी आप वो क्वेश्चन को आप सही कर रहे हो।
ये अगर आप में एबिलिटी आ जा रही है तो रिटन ऑब्जेक्टिव रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश, अकाउंटिंग, ये सारी पार्टें हो गई। और बाकी एमसीक्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, आपको हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करने हैं। उसके अलावा इंटरव्यू से रिलेटेड मैं बताता हूँ आपको। अब मेरा इंटरव्यू जो था वो यूपीएससी के लिए, यूपीएससी में पहला इंटरव्यू था। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 4 बार सिविल सर्विसेज का दे चुका हूँ, स्टेट पीसीएस भी दिया है, पर अभी तक मेंस नहीं निकला है किसी का। तो इसका मतलब है कि अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया है मैंने। तो यूपीएफओ का मेरा पहला इंटरव्यू था, वो भी यूपीएससी में। तो मैं शुरुआत में तो मैं बहुत नर्वस था कि इंटरव्यू है। मतलब ओवरऑल मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस तो था कि हाँ मेरा ठीक है, मैं बोल लेता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी यूपीएससी का इंटरव्यू है, आपको कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये आप पहली चीज़ें याद रखना कि अनसर्टेनिटी इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूपीएससी इंटरव्यू। कुछ भी पूछा जा सकता है। ये एक्चुअली सर ने भी, संजीव सर जो है, ये भी पहले लेक्चर में पहला चीज़ उन्होंने यही बताया था कि आप जो है अपने तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना कभी भी। आप बिल्कुल रेडी हो जाओ अनएक्सपेक्टेड के लिए, जो कि हुआ भी शायद मेरे साथ, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि वहाँ हुआ क्या मेरे साथ। पहले 2 पार्ट होता है इंटरव्यू का। आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए आप कोई टेंशन मत लीजिए कभी भी। बहुत लोग मैंने देखा है अपने प्रिपरेशन के टाइम में ग्रुप पे, ये अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, इसको डॉक्यूमेंट कौन सा ले आना है, ये कौन सा ले आना है। सिंपल, आप जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, वो सारे डॉक्यूमेंट आप बैग में डाल लो, आराम से लेके जाओ वहाँ पे, और वो सब कुछ करेंगे। इतना हेल्पफुल होता है वो, इतना कोडियल एटमॉस्फेयर होता है, बहुत सारे बच्चे भी होते हैं साथ में आपके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। डॉक्यूमेंट के लिए आप कभी चिंता मत करना, टेंशन आपको नहीं भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तब भी आपको टाइम दे देंगे। तो अब फोटोकॉपी तक हो सकती है वहाँ पे। अब वो पता है अटेस्टेशन फॉर्म बिल्कुल ही बहुत ही, आप फॉर्म जो है वो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे भरूँ। वहाँ पे गया, वो सब कुछ आराम से भर दिए। 4 लाइन है, छोटी सी लाइन है, उसमें बहुत बड़ा भरना है तो उसको कुछ भी लिख दिया है, छोटा सा फॉर्म भर दो। मतलब बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद फिर ये होने के बाद फिर टेबल अलॉट हो जाता है। 4 टेबल थे हम लोग के टाइम में, और हर टेबल पे 6 to 7 कैंडिडेट्स थे। कभी किसी के टेबल पे एक आध कैंडिडेट मिसिंग, वो एब्सेंट भी था। तो टेबल अलॉट हो गया, मेरा टेबल नंबर 2 था, और चेयरमैन उसी टेबल के अकॉर्डिंग ही चेयरमैन अलॉट हो जाता है आपको। वो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा आपको, वहाँ उससे पहले नहीं पता चलेगा। और मनवीर सिंह सर का पैनल था मेरा, टेबल नंबर 2, और मैं फॉरनून शुरुआत मॉर्निंग शिफ्ट में पहला ही मैं फर्स्ट कैंडिडेट था टेबल नंबर 2 का। तो अचानक से मेरे पास आया कि वो एक लिस्ट आई, उसमें पहला ही नाम था और आप पहले ही नंबर पे हैं। तो सबसे पहले ही बुला लिया गया मुझे डॉक्यूमेंट के लिए। और उसके बाद फिर कोई प्रिपरेशन, मतलब एक होता है ना कि हाँ मतलब ऑल इज़ वेल ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल सीधे मैं इंटरव्यू गए गेट पे, मतलब जो मेन डोर होता है उसके बाहर मुझे बिठा दिया गया। एक कुर्सी होती है, बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर होता है। कुछ स्टाफ होते हैं, वो स्टाफ आपको और जो सर पैनल मेंबर हैं उनको अटेंड करने के लिए होता है। मेनली उनको होता है, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आपके लिए हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया था उनके साथ। ग्लव्स दिया गया था, एक पूरा ग्लव्स होता है, किट होती है, उसमें सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क होता है, सर्जिकल मास्क और सर्जिकल ग्लव्स भी। मैं ग्लव्स पहन रहा था। मैं जब डोर के सामने, वो जो स्टाफ थे जो मुझे लेके गए थे ऊपर, उन्होंने बताया कि ग्लव्स मत पहनो अभी, क्योंकि उसमें वाइट कलर का कुछ लग जाएगा आपके सूट पे। तो मैंने बाद में पहना, और जब डोर पे जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मेंबर जा रहे हैं अंदर, मेरे सामने से 3 मेंबर गए थे। चेयरमैन सर अंदर थे शायद, या कहीं और से ही आए होंगे अंदर उस रूम में। तो उसके ग्लव्स में पहन रहा था, तो ग्लव्स वो सर्जिकल मास्क पता ही होगा आपको, उसमें फट गया था मेरा, वो एक हाथ ही फट गया था। तो मैंने फिर वो स्टाफ से जो है वो एक मास्क मांगा था। तो मतलब ये सब इंटरव्यू छोटी मोटी बातें हैं, पर इंटरव्यू में ये नर्वस कर देता है आपको। बस 2 सेकंड के लिए मैं हो गया था, अरे यार ये ग्लव्स फट गया, अब क्या। तो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। आप बिल्कुल कूल रहो, और नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू के जब आप जा रहे हो चाहे चेयरमैन के सामने, उससे पहले तक बिल्कुल मत हो, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए। नर्वस होते तो हैं ही लोग, कितना भी बोल लो, लेकिन इन सब चीज़ों में नर्वस नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये होता है, और बहुत सब लोग आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया, स्टाफ ने मतलब गेट खोला। गेट खोलने के बाद मैंने एक चीज़ की थी जो कि मुझे लगा कि शायद करना चाहिए स्टूडेंट को इंटरव्यू में, कि आप गेट खोलने के बाद जो है मैंने पीछे मुड़ के, और फिर उस गेट को मैंने बंद करते करते तक मैं वहाँ रुका था 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए। मतलब कुछ लोग होते हैं, गेट खोला, वो स्प्रिंग वाली गेट होती है, अब आराम से वो बंद हो जाती है बिना कोई आवाज़ के, लेकिन मैंने फिर भी उसको पीछे मुड़ के और फिर उस गेट को हल्का सा पुश करके अब मैं बंद करने की कोशिश किया। और ये मैं जब एग्जिट कर रहा था, जब इंटरव्यू खत्म होने के बाद, तब भी मैंने किया था ये काम।
मतलब मुझे लगता है कि ऐसे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है सर पे कि हाँ एक कर्टसी दिखा रहा है और अवेयर है ये चीज़ों के लिए कि हाँ गेट खुलते ही घुस नहीं गया अंदर। उसके बाद नॉर्मल जो ग्रीटिंग्स होता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, सबको एक एक करके मैंने कर दिया था। गुड मॉर्निंग सर पहले चेयरमैन को, फिर लेफ्ट, फिर उसके बाद 3 मेंबर थे। अच्छा, मेंबर के जो पोजीशन होते हैं वो बिल्कुल ही आप जो सोच रहे होगे वो यहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेड है कि मतलब 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन सर, फिर यहाँ पे एक मेंबर जस्ट मेरे बगल में ही, एक यहाँ पे एक मेंबर और एक वहाँ पे मेंबर। तो आपको अगर बात करनी है तीनों से तो आपको पूरा सर को घुमा के इधर फिर इधर करना होगा, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहो। मतलब ये हो सकता है कि दूसरे किसी इंटरव्यू में, सिविल सर्विस के इंटरव्यू में थोड़ा कम हो, लेकिन जो भी मैंने सुना है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने फ्रेंड्स और इन सब की, कि आपको 180 लगभग आपको पूरा टर्न करना पड़ता है सर को। उसके बाद फिर चेयरमैन सर, कोई बहुत ही प्रिपेयर कराया गया था मैं, डैप से रिलेटेड करंट अफेयर सारी चीज़ें जो भी है, जितना भी हो सकता है कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी थी मेरे इंटरव्यू की। ये मैं अपने आप से लग रहा है मुझे कि मैं करके गया था। सबसे पहला सवाल उन्होंने पूछा चेयरमैन सर ने कि आप 2015 में पास आउट हुए हो सिविल इंजीनियरिंग से, इतने साल से कर क्या रहे थे? तो मैंने बोला कि सर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। इतने साल से कुछ भी नहीं किए, और मतलब बोला कि स्टेट पीसीएस की और तैयारी कर रहा था मैं सर। तो बोला कि तैयारी के अलावा कुछ भी और पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ भी ऐसा? तो मैंने बोला कि सर मैं एग्रीकल्चर में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे थे? मैंने बोला कि सर मैं मेनली अवेयरनेस जनरेशन में, मैं अपने गांव में जब रह रहा था तो कि मतलब ये सीड्स, हाइब्रिड सीड आया है या कुछ ऐसा फर्टिलाइजर का वो डीबीटी है, मतलब जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन अपने सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग मिल रहा था, मैं ऑनेस्टली ही बोल रहा था वो सारी चीज़ें, कि उसी से रिलेटेड मैंने जो मेरे से हो रहा था मैं उसको बताता था फार्मर्स को। मुझे लगता है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है फार्मर में, और मार्केटिंग से रिलेटेड तो बहुत ही ज़्यादा, तो वही मैं बता रहा था। उसके बाद भी मेरा पूरा इंटरव्यू जो है सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेरा पूरा एग्रीकल्चर में बेस्ड था। कोई हॉबी, कोई डैप बेस्ड कुछ भी नहीं पूछा था। जो भी मैंने डैप में लिखा था वो सब कुछ नहीं पूछा था। सिविल इंजीनियरिंग एक चीज़, और जो मैंने बोला कि एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करा था उसी से रिलेटेड। फिर चेयरमैन सर ने दूसरा सवाल पूछा कि एग्रीकल्चर हाइब्रिड सीड्स की क्या प्रॉब्लम। मैंने हाइब्रिड सीड्स बोला था कि हाइब्रिड सीड्स जो है मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसके रिलेटेड मैं बताता हूँ बातें, चीज़ें बताता हूँ मैं फार्मर्स को। तो हाइब्रिड सीड्स की क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने 2 प्रॉब्लम बताए थे। और फिर सर ने उसके बाद फिर तीसरा एक प्रॉब्लम उन्होंने सर बताया कि हाइब्रिड सीड्स जो है वो आपको एक बार ही आप यूज़ कर सकते हो, दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते हो, फार्मर्स को बार बार खरीदना पड़ता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये मैं प्रॉब्लम बताया नहीं था। मैंने पेस्ट वाला प्रॉब्लम बताया था कि पेस्ट, गुड पेस्ट पे भी हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ सकता है, और आजकल जो है वो डिजीज़, जो भी हाइब्रिड सीड्स में जो भी डिजीज़ से रिलेटेड, पेस्ट से रिलेटेड जो रेसिस्टेंस है वो भी कम होता जा रहा है। बॉलवॉर्म का मैंने एग्जांपल दिया था, तो उन्होंने बताया। तो फिर मैंने बोला कि इसका क्या किया जा सकता है? चेयरमैन सर ने बोला कि इसको बार बार, तो मैंने बोला कि सर हाइब्रिड्स की ज़रूरत तो है सर, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल, मतलब एग्जैक्टली मैं जो ओवरऑल इंटरव्यू है मैं बता देता हूँ ब्रॉडली भी, कि मैं स्टिक रहना चाह रहा था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल सोर्सेज से रिलेटेड, कि उनसे कुछ अगर चीज़ें हैं नेट सोन एरिया में टेक्निकल टर्म्स सब जो रिलेटेड है, मैं उसको यूज़ करना की कोशिश कर रहा था। मैं कहीं पे यूज़ हो रहा था, कहीं पे नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे कि इसमें भी मैंने बोला कि नेट सोन एरिया जो है सर वो हमारा सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुका है और हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमें हाइब्रिड सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो और हाइब्रिड सीड्स को हमें अबेंडन नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई है कि अगर उसको बार बार फार्मर्स को चाहिए तो आप सब्सिडी दे गवर्नमेंट, जो कि दे भी रही है गवर्नमेंट, और उसको ज़्यादा भी पहुँचाने की ज़रूरत ज़्यादा है, अभी उसको अबेंडन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को कभी डिनाई भी नहीं करना चाहिए। चैलेंजेस बताओ, लेकिन ये मत बोलो कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही नहीं कर रही है, सही नहीं कर रही है। ऐसा नहीं, सही कर रही है, इसमें चैलेंजेस है कुछ, इस तरह से बोलना चाहिए। उसके बाद फिर सर ने बोला, चेयरमैन सर ने फिर तीसरा सवाल पूछा कि वो क्या है एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर का फ्यूचर क्या है। तो मैंने कुछ बताया मार्केटिंग से रिलेटेड और भी कुछ कमर्शियल क्रॉप्स, फूड प्रोसेसिंग, ये सब सारी चीज़ें। सर ने फिर एक और ऐड किया। चेयरमैन सर हर मेरे आंसर को सुनते थे, कुछ डिनाई नहीं करते थे और एक पॉइंट ऐड कर देते थे। ये हुआ, इसमें भी ऐड किया कि फ्लोरिकल्चर, नीदरलैंड का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपको पता है कि डू यू हैव, इंग्लिश में उन्होंने बताया कि आपको कोई भी आइडिया है कि कोई सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सा है वर्ल्ड का? बहुत ही छोटी सी कंट्री है नीदरलैंड, क्योंकि फ्लावर्स एक्सपोर्ट करती है, फ्लोरिकल्चर उसका मेन है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें हाँ में हाँ मिलाया। उसके बाद फिर सर ने मेंबर 1 लेफ्ट साइड में थे, मेंबर 1 मेल, मेंबर 2 मेल और मेंबर 3 जो सबसे आखिरी में थी वो फीमेल मेंबर थी, मैडम थी वो। तो सर ने उसके बाद फिर सिविल इंजीनियरिंग के सवाल पूछे। पहला कि सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग की बिल्डिंगें, उसको, उसका क्लाइमेट चेंज पर जो इफेक्ट हो रहा है उसको हम कैसे मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही ओपन एंडेड सवाल था।
मैं इसमें ढंग से मैं जवाब नहीं दे पाया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने 1 या 2 पॉइंट बताए होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन लोकली सोर्स करो, बहुत ही ब्रॉड लग रहा था मुझे कि लोकली सोर्स करो मटेरियल, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल जा रहा है उसको रोका जा सकता है। बाकी चीज़ें और भी बहुत बताने की हो सकती थी, लेकिन शायद प्रेशर मोमेंट था या क्या था, मुझे मतलब मैं नहीं बता पाया अच्छे से। मतलब मैं 2 पॉइंट बताए थे, दूसरा पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद नंबर 2 ने फिर पूछा कि बिहार में पॉवर्टी क्यों है इतना। तो ये बहुत ही ब्रॉड सवाल है। उसमें फिर से मैंने स्टिक किया ऑफिशियल सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस की चीज़ें मतलब बोलना मैं, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के बारे में कि कंपैरेटिव एडवांटेज है एग्रीकल्चर पर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, कैसे है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 90% से भी ज़्यादा है बिहार में। और मतलब इन सब चीज़ों से मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में मैं जो भी सवाल हो रहा है, एक तो होता है एक स्पेसिफिक सवाल, उसका तो आंसर होता है, और एक ब्रॉड सवाल, उसमें आप अगर आंसर देना चाह रहे हो तो आप गवर्नमेंट के सोर्सेज और गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट्स हैं इन सब से रिलेटेड अगर कुछ बोल रहे हो, अगर आपको जो डेटा पता भी है तब भी आप गवर्नमेंट का डेटा यूज़ कर सकते हो उसका। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मैंने यूज़ किया है इसमें कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुत है बिहार में। तो फिर सर ने पूछा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में टॉप और बॉटम पे कौन सा है, तो बॉटम पे बिहार बोला और टॉप वाली पे मैंने मुझे याद नहीं आ रहा था, प्रेशर मूवमेंट था, केरला है इसका आंसर, लेकिन मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली मतलब यह मैं भूल जा रहा था। तो मैंने पूछा, 1 सेकंड पॉज लेके मैंने बोला कि कैन आई टेक ए गेस, तो सर ने बोला कि हाँ श्योर, तो मैंने गेस करके हरियाणा बोल दिया। तो सर ने बोला कि नो सर, नो इट्स बाय द वे इट्स केरला। तो ये एक ब्लंडर था, मतलब 1 सेकंड के लिए नर्वस हुआ था। ये यहाँ पे भी है कि आप इंटरव्यू में, ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको ऐसा मोमेंट आ सकता है कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा हो, आपको कोई 3-4 सवाल लगातार आ रहे हो, आपको पता ही नहीं कुछ कि क्या, मतलब कोई क्लियर आइडिया ही नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो सकता था ऐसा मेरे साथ, या यहाँ पे भी इस मोमेंट पे भी मैं नर्वस 1 सेकंड के लिए हुआ, लेकिन आपको अपने आप को संभाल लेना है कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं हुआ या कुछ ऐसा गेस गलत हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आप उसको इफेक्ट मत होने दो आगे के इंटरव्यू पे। और मेरे सारे इंटरव्यू में ये भी हुआ है कि जितने भी मेंबर थे वो मेंबर बैटन पास तभी कर रहे थे जब उस मोमेंट पे पहुंचा दे रहे थे मुझे, जब मैं ये चीज़ की या तो मुझे नहीं आ रहा है या तो नंबर 2 में ऐसा हो गया कि मैंने गैस ही गलत कर दिया, तो तब वो दे रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि हो गया, मतलब समझ में आ गया मुझे कि मतलब अच्छे नहीं हो तुम, ऐसा लग रहा था मुझे। तो ये सही नहीं है, मतलब इसका आपको अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू आपका अच्छा ही जा रहा है, आपको ढंग से बोलना है। अगर नंबर 2 खराब गया तो नंबर 3 में आप वो अच्छे से बोलने की कोशिश करो। नंबर 3 ने फिर फार्म लॉज, नंबर 3 और नंबर 4 पूरा करंट अफेयर बेस्ड था फिर इनका, जो कि मैंने बहुत अच्छे से शायद टैकल किया। नंबर 3 ने फार्म लॉज के बारे में पूछा कि फार्म लॉज क्या है, कितने फार्म लॉज हैं, क्या क्या उसमें वो है प्रोविजंस हैं, उस प्रोविजन में प्रोटेस्ट हो क्यों रहे थे, अभी क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं वापस से। ये भी एक बहुत ही एकदम ही सुपर करंट अफेयर जो हो सकता था वो पूछ दिया कि अभी वापस से करंट अफेयर वो क्यों करना चाह रहा है, वो शायद उससे रिलेटेड था। मतलब जो मैंने बताया कि जो मेंबर कमेटी मेंबर बनी है वो, और MSP को लीगल करने का भी एक उनका वो डिमांड है, तो इन सारी चीज़ों से। और फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक नंबर 3 ने सवाल पूछा था, लद्दाख में सिविल इंजीनियर की घर जो बनाते हैं उसमें कोल्ड से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उसके मैंने फिर से 1-2 पॉइंट बताया। और फिर उन्होंने बताया कि सनलाइट का कोई यूज़ किया जा सकता है, तो फिर जहाँ से क्लिक किया तो मैं सनलाइट वाली चीज़ें बताई कि मतलब ऐसा कुछ ऐसी जगह बताना चाहिए जहाँ पे कि धूप आए, सनलाइट आए, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे कि पूरा ही वो कभी धूप वहाँ आ ही नहीं रही हो पहाड़ के शैडो की वजह से या कुछ ऐसा। और दूसरा कि नॉर्थ में साइड में नहीं, नॉर्थ साइड में फेस नहीं होना चाहिए, ईस्ट साउथ और वेस्ट साइड में इसका धूप का जितना मैक्सिमाइज कर सको, ये सारी चीज़ें बताई। फिर नंबर 3 ने एक और सवाल पूछा था जो कि मुझे याद नहीं है, जो कि मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने बोल दिया कि नो सर, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, आराम से बता सकते हो, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये बोलना से अच्छा है कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है या आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, ऐसा किया जा सकता है। और उसके नंबर 4 जो मैडम थी उन्होंने अग्निपथ के बारे में पूछा कि अग्निपथ स्कीम क्या है, बताया मैंने। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा कि वही अग्निपथ से रिलेटेड कि क्यों ये ज़रूरी है, ये आपको सही लग रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कुछ ऐसा बचाने के लिए आप पेंशन ख़त्म कर रहे हो, सोशल सिक्योरिटी एक तरह से ख़त्म कर रहे हो आप। तो फिर मैंने बताया कि यहाँ पे भी फिर से गवर्नमेंट को स्टिक रहना है, ये बिल्कुल नहीं कि आप उसके प्रोटेस्टर के साथ चले जाए या प्रोटेस्ट करना है या सही गलत है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं। चैलेंजेस हैं कुछ, उसको ठीक किया जा सकता है, या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास, ये सारी चीज़ें बताई मैंने कि उनको कुछ पैसे मिल रहे हैं, सेवा निधि फंड जो है, और कुछ रिजर्वेशन ही मिल रहा है, और स्किल सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्किल जो एक्वायर करेंगे वो उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन दिया था, आंसर दिया था उस क्वेश्चन का अग्निपथ में कि रेवेन्यू को
कम करने की और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वो उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा कि क्यों जरूरी है डिफेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की। तो फिर मैंने उस पर भी 2-3 पॉइंट बताए और उसके बाद फिर मैडम ने जो आखिरी सवाल जो मुझे नहीं पता था कि इतना रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है हर जगह, गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट में, कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा लीगल मैंडेट है कि होना चाहिए रेवेन्यू और कैपिटल को अलग अलग या कैपिटल को कम करने का। तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। शायद वो FRBM एक्ट जो 2003 का है उसके बारे में कुछ पूछ रही थी, मुझे नहीं पता था, तो ज़्यादा गेस करने की ज़रूरत नहीं थी, करना भी नहीं चाहिए। आप सीधे आप जाके आप वहाँ पे मैं बोल दिया कि मुझे नहीं पता है मैडम, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो उसके बाद चेयरमैन सर के पास हो गया, चेयरमैन सर बोले थैंक यू। फिर मैं वापस आया और फिर वही जो बताया था मैंने कि एक बार गेट को खोल के फिर बंद किया। एग्जिट के टाइम में ये भी होता है कि आप जब गेट को खोल के और फिर जब आप वापस पीछे मुड़ रहे हो तो आपको एक बार चेहरा दिख जाता है। मुझे शायद डायरेक्ट चेयरमैन सर का चेहरा दिखा, हंस रहे थे, तो थोड़ा एक पॉजिटिव वाइब आती है कि हाँ शायद ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है, छोटा मोटा मगर मोटा फ़ायदा। इसके अलावा इस पूरे प्रिपरेशन में जैसा कि मैं बताया था कि UPSC EPFO मेरा पहला ही इंटरव्यू था, मेरा ओवरऑल पहला इंटरव्यू था लाइफ का, एक तरह से देखा जाए तो। इससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, जॉब इंटरव्यू तो खास कर। तो इसमें मैंने ओवरऑल गूगल पे या पता किया फ्रेंड से भी, तो उसमें मैंने कैरियर क्वेस्ट के बारे में मुझे पता चला कि सर जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग चलाते हैं। मैं यहाँ आया, मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था मैंने, जो कि उसमें 7 से 8 लेक्चर्स थे और 2 मॉक सेशन था। सिंगल सर बैठते हैं और आप आराम से करो, कोई ऐसा 3-4 मेंबर का नहीं। ये आपका वो नहीं है कि मतलब ओवरऑल सिमुलेट करने का से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पूछा जा रहा है और आपका फीडबैक जो सर देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 7-8 लेक्चर्स थे उसमें एक पॉइंट डैप बेस्ड जो हो सकता है वो पॉइंट पे आपको ब्रॉड चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड वाली चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि सर ने पहले ही फर्स्ट जो आने के बाद जो लेक्चर होता है अपना जो इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला बताया कि एक्सपेक्ट मत करना कुछ भी कि ये पूछा जाएगा। मतलब मेरा 27 जुलाई का इंटरव्यू था तो मैंने ट्रांसक्रिप्ट बहुत सारे पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने पे एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि अच्छा ऐसे पूछा जा रहा है, ऐसे पूछा जा रहा है, ये है वो है। उसमें ये वैरायटी है खैर बहुत थी ट्रांसक्रिप्ट में भी, पर लेकिन जो सर की बातें थी वो मेरे दिमाग में थी कि एक्सपेक्ट मत करना कुछ भी, अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहो आप वहाँ पे। उसके बाद फिर जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं ये तो कि आपको कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, और छोटी छोटी मगर मोटी बातें कि आपको डैफ में जो आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग, तो आप उससे रिलेटेड आप न्यूज़पेपर में आप 20 दिन 25 दिन में क्या पढ़ सकते हो, या न्यूज़पेपर में कैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सर जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। जो सर बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही आपको स्टिक करना चाहिए, उसी पे फॉलो करिए। और जो मॉक है उस मॉक में जो फीडबैक सेशन मिल रहा है उस फीडबैक सेशन पे भी आप काम करिए, बहुत ही अच्छा जाएगा आपका इंटरव्यू। ये बिल्कुल ही मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब बिल्कुल मैं कोई इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं था, और तब मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी हेल्पफुल हुआ मुझे कैरियर क्वेस्ट में और संजीव सर के प्रिपरेशन के दौरान। ओवरऑल मैसेज सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं भी UPSC सिविल सर्विस का मेंस देने वाला हूँ 2022 का। तो मैं अपने लिए भी, मेरे लिए भी मैसेज है और सबके लिए है कि जर्नी जो है वो बहुत ही स्मूथ जर्नी जो है बहुत कम लोगों की होती है, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में ही आपका सिविल सर्विस का आप निकल गया और आप IAS बन गए। बहुत ही कम लोग, रेयर होते हैं, 1%। 99% लोग जो है उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल आपको स्ट्रांग बनाती है, ये आपको समझना चाहिए, और उसमें वो घबराना नहीं चाहिए। स्ट्रगल कुछ हो सकता है कि एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपको 1-2 दिन का थोड़ा दुख होता है कि हाँ कैसे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई, कमी क्या हो गई, ऐसा वो सब चीज़ें आपको 2 दिन के बाद जो है सोचना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन जो होता है आपको खुद सेल्फ स्ट्राइड करना चाहिए कि आपके प्रॉब्लम पिछली बार में क्या थी, क्या किए थे आप और कहाँ पे दिक्कत हुई, तो उन सब चीज़ों को करो। और मोटिवेशन डीमोटिवेशन जो होता है कि हाँ आप क्या मतलब पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, जो मेरे साथ हो गया, मेरे साथ भी हुआ था पर्सनली कि 4 बार मेंस देने के बाद मुझे लगा कि मतलब सब कुछ तो मैं कर ही रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा नहीं हो रहा है। तो ये पार्ट है मोटिवेशन डिमोटिवेशन का। घर वालों का सपोर्ट, फ्रेंड का सपोर्ट, जो आपको अच्छा लगता है हॉबी, वो आपको परस्यू करना चाहिए कुछ जब अगर ऐसा मोमेंट आता है डिमोटिवेशन का, और फिर आपको वापस से पढ़ाई पे लग जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की, ये आप याद रखना। टैलेंट कितना भी भले आपके अंदर हो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो UPSC सिविल सर्विसेज तो शायद ही निकलेगा। आपको मेहनत की बहुत ज़रूरी है, और मेहनत भी वो भी कंसिस्टेंट। हर रोज़ आपको पढ़ना चाहिए। छोटे छोटे बड़े एम को छोटे छोटे एम में कन्वर्ट करो कि हाँ भाई 25 चैप्टर हैं तो उसको आप 2 चैप्टर 3 क्वेश्चन
इस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। उसके अलावा मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रिपरेशन जो है वो सिविल, एक ही क्वेश्चन, जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो जो मैंने किया था कि शुरुआत के 4 अटेम्प्ट में मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो ये भी शायद एक गलत तरीका है। आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, कोई दूसरा एग्ज़ाम, छोटा मोटा एग्ज़ाम भी अगर निकलता है कोई, और छोटा मोटा एग्ज़ाम जैसे कि कोई भी SSC भी अगर आपका छोटा मोटा एग्ज़ाम, मैं कहूँगा नहीं उसको, लेकिन अगर आपका निकलता है तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप देगा आपको, जो कि मेरे साथ हो रहा है। जैसा लग रहा है मुझे कि मेरा ओवरऑल एम है सिविल सर्विसेज मेंस की तैयारी कर रहा हूँ मैं, 5th अटेम्प्ट है मेरा ये, लेकिन EPFO की वजह से बहुत ही अलग एनर्जी का फ्लो हुआ है और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप साथ में PCS, स्टेट PCS आप दो, ये मत सोचो कि हाँ वो बाद में देखा जाएगा, उसको साथ में देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सारे सिलेबस सेम ही होता है लगभग। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ब्रॉड है, वो ब्रॉडेस्ट है, वो उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आप जो भी एग्ज़ाम है वो सारे एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन दे सकते हो आप एग्ज़ाम। और बाकी मोटिवेटेड रहो बिल्कुल, फ्रेंड्स, घर वालों का, फैमिली सपोर्ट, फैमिली से बातें करो। अपने आप को कभी डिमीन नहीं होने देना है कि बिल्कुल ही हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो और आप अगर उससे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया है तो आप अपने आप में इंडिया में बहुत 99.99% लोगों में आप आ चुके हो, यह आपको समझना चाहिए। तो मोटिवेटेड रहो, इसी पे कॉन्फिडेंस रहो बिल्कुल। थैंक यू।